हेलो बच्चों, माई सेल्फ है इंजीनियर संतोष कुमार पांडे, बीटेक फ्रॉम NIT पटना। MT08 का हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे इत्मीनान से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसका है, इसको जैसा आप देख रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंसेज बिटवीन टू बॉडीज आर डेल्टा C व्हेन मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल and temperature differences between two bodies are डेल्टा F in Fahrenheit स्केल। जब सेल्सियस स्केल पर मेजर किया गया तो डेल्टा C है, फ़ारेनहाइट पर डेल्टा F है। तो बच्चे यहाँ पर जो रिलेशन आप यूज करते हो C अपॉन 100 इक्वल टू F -32 डिवाइडेड बाई 180। इस फॉर्मूला को हमें टेम्परेचर डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। ये किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट रिलेशन है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, बट यहाँ पर दो सिचुएशन है टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं C1/100 इक्वल टू F1 -32 डिवाइडेड बाई 180। फिर सिमिलरली C2/100 इक्वल टू F2 -32 डिवाइडेड बाई 180। अब यहाँ से आप देखो कि दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो C2 - C1/100 इक्वल टू F2 -F1 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ से C2 - C1 को इसने डेल्टा C लिख रखा है और F2 - F1 को इसने डेल्टा F लिख रखा है सवाल में। तो बच्चे डेल्टा C/100 इक्वल टू डेल्टा F/180। अब यहाँ से देखो, ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेज डेल्टा C वर्सेस डेल्टा F ग्राफ इज प्लॉटेड। ग्राफ जो प्लॉट किया जा रहा है वह डेल्टा C वर्सेस डेल्टा F। तो डेल्टा C को हम लोग लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और ये डेल्टा F को राइट साइड में कर लेते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसको कैंसिलेशन के बाद 5/9 ये आ गया। ऑप्शन क्या दिया है? स्लोप ऑफ ग्राफ। बच्चे, स्लोप ऑफ ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा। इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो इस तरीके से होगा और ये इसका स्लोप वैल्यू हो जाएगा। y इक्वल टू mx का फॉर्म, y इक्वल टू mx का फॉर्म जब लिखते हो तो यहाँ पर y इक्वल टू mx में m आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये देखो कि 5/9 भी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 5/9 स्लोप हो गया। अब ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है। स्लोप ऑफ ग्राफ इज 5/9, ये ऑप्शन करेक्ट है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन, ये भी करेक्ट है। जब दोनों करेक्ट है तो डी नंबर ऑप्शन B एंड C आर करेक्ट लिखा है, इसलिए बच्चे हमारा आंसर ये होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। For a gas, if gamma equal to 1.4, then atomicity Cp and Cv of the gas are respectively। बच्चे, सारे लोगों को ये याद होगा कि गामा इक्वल टू 1.4 डायटोमिक के लिए होता है। तो निश्चित रूप से ये आंसर तो होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर C नंबर ही होगा, चूँकि गामा का वैल्यू 1.4। लेकिन कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये Cp एंड Cv का क्या करना है। तो या तो आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा। Cv इक्वल टू R अपॉन गामा -1
बच्चे इसमें जब आप गामा का वैल्यू 1.4 या 1.4 को 7/5 पुट करोगे तो 7/5 माइनस 1 ये 5r डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये CV का वैल्यू 5/2r, इसमें आप देख सकते हो CV का वैल्यू 5/2r आ रहा है। CP का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो गामा r डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, इस वैल्यू को जब आप पुटअप करोगे गामा का वैल्यू 1.4 या 7/5 तो आपका ये 7/2r आ जाएगा। ये बात अलग है कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है, बट इसमें जो बच्चे केवल इसका वैल्यू याद है वो डायरेक्ट सी नंबर ऑप्शन करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन ये है जिसमें इसने डायटोमिक लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में इसने लिख रखा है कि 2 मोनोएटोमिक आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. If the mass of molecules of the two gases are M1 and M2 and number of their molecules are N1 and N2 respectively, then temperature of the mixture will be. मिक्सचर का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है और फाइनल इंटरनल एनर्जी है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। बेटा इंटरनल नो लॉस का मतलब इनिशियल और फाइनल को जब इक्वेट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंडिविजुअल। और आप सारे बच्चे जानते हो कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर के होंगे। क्यों? तो मोनो एटोमिसिटी दोनों गैसेज का सेम है, तो मोनो एटोमिसिटी सेम होने के वजह से मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ यहाँ से कि N ऑफ द मिक्सचर, तो मिक्सचर में N1 प्लस N2 मोल हो जाएंगे, मिक्सचर में N1 प्लस N2 मोल हो जाएंगे। और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर T इंडिविजुअल जब लेंगे तो N1 T1 प्लस N2 T2। एटोमिसिटी सेम होने की वजह से CV गामा R या जो भी आप यूज करेंगे CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। बच्चे दोनों साइड ये उतने ही वैल्यू जाएंगे। यहाँ से T का वैल्यू N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 हो जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है कि सवाल में N1 एंड N2 क्या दे रखा है? N1 एंड N2 दे रखा है नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, जो कि नंबर ऑफ मोल को डिसाइड करेगा। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। लेकिन एक बात इसमें और दे रखा है जिसका कोई ज़रूरत है नहीं। इफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, सारे बच्चे जानते हैं कि मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स का कोई ज़रूरत नहीं है नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दे रखा है N1 एंड N2 उसी का ज़रूरत है। इसलिए फाइनल इसका जो आंसर होगा T इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2 N1 प्लस N2। देख लो बच्चे D नंबर ऑप्शन में ही है, N1 T1 D नंबर आंसर ही होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में पढ़े होंगे, सारे बच्चों को ये रिलेशन याद होगा, गामा माइनस 1 इक्वल टू 2/f। अब इससे मिलता जुलता देख लो बच्चे इसमें क्या रिलेशन दे रखा है, जो भी रिलेशन होगा वही आपका करेक्ट होगा। गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f, बट यहाँ पर f के फॉर्म में दे रखा है तो f को यहाँ से लिखने का प्रयास करो आप। दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे जैसा दिया हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ मोनोएटोमिक गैस आर मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो ये डायटोमिक गैस का 1 मोल के साथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस
2 मोल्स ऑफ मोनो एटोमिक गैस, इसको मिक्सअप किया गया है। ये 2 मोल्स एक गैस का दे रखा है, इसको आप N1 कंसीडर कर लो और दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल को आप N2 कंसीडर कर लो। अब यहाँ पर मिक्सचर का गामा कैलकुलेट करना है, तो सारे बच्चे ये फॉर्मूला से वाकिफ होंगे। गामा ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2। बच्चे N1 एंड N2 का वैल्यू पता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, CV1 एंड CP1 CV1 ये सब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए CV1 लिखोगे तो R अपॉन गामा 1 माइनस 1। अब यहाँ पर गामा 1 मोनो एटोमिक गैस है, तो मोनो एटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू सारे बच्चों को पता होगा। गामा 1 का वैल्यू मोनो एटोमिक के लिए 5/3 माइनस 1 कर लेंगे। फिर CV2 की बात करेंगे तो CV2 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। तो डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू सारे बच्चों को याद होगा, R डिवाइडेड बाई डायटोमिक के लिए 7/5 माइनस 1। अब यहाँ से CV1 CV2 कैलकुलेटेड हो जाएगा। सिमिलर वे में आप फिर कैलकुलेट कर लो CP1 एंड CP2। तो CP1 का वैल्यू गामा 1 R अपॉन गामा माइनस 1। डायरेक्टली गामा 1 इंटू CV1 भी कर सकते हो आप। फिर उसी तरीके से गामा 2 R डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो। फिर गामा 1 गामा 2 इसी तरीके से पुटअप करके इन सारे वैल्यू को इसमें जब पुटअप करोगे, कैलकुलेट करोगे, देन दिस विल गिव द आंसर 1.55। से गामा ऑफ द मिक्सचर का वैल्यू फाइनल कैलकुलेशन के बाद 1.55 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पीवी डायग्राम बना रखा है। पीवी डायग्राम पर साइकिल है। आपसे पूछा है वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में। सारे बच्चे जानते हो कि बेटा साइकिल का जो एरिया होता है दैट इज द वर्क डन होता है। अब साइकिल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये डायमीटर दे रखा है और ये डायमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू पाई RV/RP। RV is the radius on volume axis and RP is the radius on pressure axis। सारे बच्चे क्लियरली डायग्राम से देख पा रहे हैं कि रेडियस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 एंड रेडियस ऑन प्रेशर एक्सिस इज P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2। इससे मिलता जुलता ऑप्शन अगर आप सर्च करेंगे तो ये C नंबर में मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, an ideal gas is taken from point A to the point B as shown in PV diagram। the work done in the process is। इस प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है। सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई प्रोसेस दे रखा है, अभी जो सवाल हमने सॉल्व किया था वो साइकिल था, तो साइकिल का एरिया लेंगे। लेकिन अगर कोई प्रोसेस दे रखा है पीवी डायग्राम पर, तो इसके नीचे जितना भी ये एरिया है ये टोटल एरिया वर्क कैलकुलेशन के लिए होगा। और ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको दो तरीके से देख सकते हो बेटा, या तो ट्राइपीजियम समझ लो और या तो एक पार्ट ट्रायंगल और दूसरा पार्ट रेक्टेंगल आप समझ लो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम ये ट्राइपीजियम मानते हैं तो सारे बच्चों को ट्राइपीजियम का एरिया पता होगा 1/2 पैरेलल साइड का एडिशन। तो पैरेलल साइड में ये PA इधर का साइड हो गया, इधर का साइड PB हो गया,
और दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस VB माइनस VA। डायरेक्ट ट्राइपीजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको यूज करना है। बच्चे इसमें देखो, इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये है 1/PA प्लस PB VB माइनस VA। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। A system is taken along the paths A and B as shown. If the amounts of heat given in these processes are QA and QB and change in internal energy are delta UA and delta UB respectively, then which of the following is correct? इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बच्चे सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जितना ए पाथ पर होगा उतना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी पाथ पर होगा। इसका मतलब क्या कि डेल्टा यू ए पाथ पर और डेल्टा यू बी पाथ पर सेम होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ भी नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ भी नहीं दे रखा है, रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ भी नहीं दे रखा है, रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पर दे रखा है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हो सकता है किसी बच्चों को ये लग रहा होगा कि QA एंड QB में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं करोगे तब भी चलेगा, पेपर के आंसर इतने ही से चलेंगे, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए QA इक्वल टू डेल्टा UA प्लस W ऑन पाथ A, QB इक्वल टू डेल्टा UB प्लस वर्क ऑन पाथ B। अब यहाँ से B पाथ के नीचे का एरिया कम है, B पाथ के नीचे का एरिया ओनली दिस वैल्यू है, जबकि A पाथ के नीचे का एरिया आप लेंगे तो आप निश्चित रूप से यहाँ से कंसीडर करेंगे तो ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया कम है। तो A का एरिया ज़्यादा है और B का एरिया कम है, तो निश्चित रूप से जिसका एरिया ज़्यादा होगा, चूँकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो निश्चित रूप से QA ग्रेटर देन QB होगा। ये ऑप्शन में ये भी दे रखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। हालांकि आंसर के लिए कोई एक से भी हमारा काम चल सकता था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। An ideal monoatomic gas is taken through the thermodynamic states A, B, C and D via the paths shown in figure A, B, C, D. If UA, UB, UC and UD represent the internal energy of the gas in a state A, B, C and D. यहाँ का इंटरनल एनर्जी UA, यहाँ का UB, यहाँ का UC, यहाँ का UD। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं है ये सेलेक्ट करना है। करेक्ट नहीं सेलेक्ट करना है बच्चे, कौन सा करेक्ट नहीं है ये सिलेक्ट करना है। तो पहले हम ये देख लें कि करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, AD आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करता है, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होने की वजह से UA और UA एंड UD का वैल्यू सेम हो जाएगा। फिर ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, UB एंड UC का वैल्यू सेम होगा। सेम कहाँ नहीं होगा तो यहाँ से देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, आइसोबारिक प्रोसेस है। बच्चे आइसोबारिक प्रोसेस में जब स्टेट चेंज होता है तो निश्चित रूप से टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मतलब A और B का इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगा। UA इज नॉट इक्वल टू UB, D और C का भी इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगा। अब इसमें से देखना है कि ऑप्शन मिलता जुलता कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। UA इक्वल टू UD दे रखा है इसने। फिर आगे बढ़कर देखते हैं, UB इक्वल टू UA दे रखा है इसने, UB इक्वल टू UA दे रखा है, ध्यान से देखना है बेटा, जबकि UA और UB इक्वल है ही नहीं। तो जब ये इक्वल है ही नहीं तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत लिख रखा है ना, यहाँ कहता इक्वल नहीं और यहाँ कह रहा इक्वल है, इसका मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। और भी चेक करना है आप चेक कर लो, बट आपके काम हो चुके हैं। UB इक्वल टू UC, UB इक्वल टू UC सही है,
बट ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। UA इक्वल टू UD करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट है, हमें नॉट ट्रू को सेलेक्ट करना है, इसलिए ये सारे नहीं है ऑप्शन। UC इज नॉट इक्वल टू UD, आप देख लो UC नॉट इक्वल टू UD, ये भी सही है, तो गलत ऑप्शन सिर्फ बी ही है। नेक्स्ट 10 नंबर, इसमें आप देखो ये गैस फॉर विच गामा इक्वल टू 7/5 इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क इज। हीट का कितना परसेंट वर्क में यूज होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट सप्लाई करते हैं तो सारे बच्चों को पता होगा दिस इज NCP डेल्टा टी। बच्चे वर्क का जहाँ तक बात है तो दिस इज NR डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पर P जब कांस्टेंट होता है तो वर्क इक्वल टू NR डेल्टा टी। कितना परसेंटेज हीट का यूज हुआ है वर्क में, तो ये पहले रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई NCP डेल्टा टी। कैंसिलेशन के बाद RCP का वैल्यू सारे बच्चे जानते हो, गामा R अपॉन गामा -1, ये आ गया। देन परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए इसे 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू 100। गैस का गामा वैल्यू 7/5 हमें कंसीडर करना है, तो 7/5 -1 7/5 -1 एंड गामा का वैल्यू नीचे भी 7/5 और ये 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से फाइनल रिजल्ट 2/5, ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो। इसके आंसर जो भी आ रहे होंगे 200/7, ये 30% से कम आएगा, 30% से कम, नियर अबाउट ये आंसर आपका आ रहा होगा, कैलकुलेट करके देख लो। द प्रोसेस इन विच द हीट गिवन टू ए सिस्टम इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क। हीट हमने दिया और वर्क में कन्वर्ट हो गया, मतलब इंटरनल एनर्जी में यूज ही नहीं हुआ। बच्चे आप केयरफुली देखें, इंटरनल एनर्जी में यूज नहीं हुआ है, कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफर हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। बच्चे डेल्टा U का वैल्यू 0 तभी होगा जब इनिशियल इक्वल टू फाइनल होगा, और ये ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, An ideal gas at 120 degree 7 is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसने दिया है कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 8/27 किया गया है, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम का 8/27 पार्ट, तो फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू 8/27, ये इनिशियल वैल्यू हो गया। अब इसमें फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, सारे बच्चे क्लास में आपने पढ़ रहा होगा कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन, सारे बच्चों को पता होगा। टेम्परेचर T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। यहाँ पर T1 का वैल्यू दे रखा है, तो T2 इक्वल टू T1 V1/V2 गामा -1। T1 का वैल्यू 127 डिग्री C, आई मीन 400 केल्विन, और V1/V2 का वैल्यू 27/8। तो इनिशियल वॉल्यूम जो भी है उसको कंप्रेस किया गया है, मतलब फाइनल वैल्यू हमारे कम है, फाइनल वैल्यू हमारे कम है। तो इसको अगर हम V कंसीडर कर लें तो ये 8/27
27V और गामा का वैल्यू 5/3 माइनस 1 427 आई मीन्स 3/8 तो 3 का पावर 3 और 8 का पावर भी 3 और ये हो जाएगा 2/3 ये 3 पावर कैंसल आउट हो जाएगा तो 3/8 तो यहाँ पर 3/8 आई मीन 3 से पावर कैंसल आउट 9 डिवाइडेड बाई ये 2 का 8 को 2 का पावर 3 हम लोग लिखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिलेशन होगा ये 900 केल्विन आ जाएगा T2। बट हमसे पूछा क्या गया है राइज इन टेम्परेचर तो राइज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर 900 केल्विन है और इनिशियल टेम्परेचर 400 केल्विन तो 900 केल्विन माइनस 400 केल्विन इक्वल टू 500 केल्विन। दिस शुड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चों ने अपने अपने क्लासरूम में कर रखा होगा। इसके कॉन्सेप्ट बच्चे देख लो। ये आइसोबारिक प्रोसेस है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे। ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक है। एक्सपेंशन के क्रम में जो ऊपर होता है वो आइसोथर्मल होता है, एडियाबेटिक है। इसने लिखा नहीं कि कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबेटिक है, बट सारे बच्चे इन बातों को पहचान रहे होंगे कि आइसोबारिक है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक है। अब इसमें वर्क डन फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम विल बी मिनिमम फॉर, किसके लिए वर्क सबसे कम होगा बच्चे, जिसके नीचे का एरिया सबसे कम होगा। इसके नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा है, सबसे कम सी के लिए है, तो सी के लिए वर्क मिनिमम होगा और सी इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके आंसर ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 14। 1 mole of an ideal gas at temperature T1 expands according to the law P upon VQ equal to A constant. The work done by the gas till temperature of gas T2 is। बच्चे क्लासरूम में जब आप पढ़ते हो ना तो वर्क का फार्मूला एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, सबके लिए आप जानते हो, ये सारे प्रोसेस को पहचानते हो। बट ये देखो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का प्रयास करो और इस प्रोसेस को पहचानने का प्रयास करो। तो ये P V का पावर -3 इक्वल टू A, ये वैल्यू गामा के इक्वल हो ही नहीं सकता है। अगर गामा के इक्वल होता तब तो एडियाबेटिक प्रोसेस होता, और ये गामा के इक्वल नहीं है, इसका मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन सारे बच्चे PVX इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू यहाँ पर -3 दे रखा है और ये प्रोसेस आपका पॉलीट्रॉपिक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क का फार्मूला सारे बच्चों को पता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क का फार्मूला क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। बच्चे सवाल में देखो 1 मोल N का वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर T1 है और लास्ट में T2 दे रखा है, तो 1 इंटू R T2 माइनस T1 और इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 अप का हो गया। देन वर्क इक्वल टू R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन देख लो कहीं पर इससे मिलता जुलता।
ये सी नंबर में आ रहा है। नेक्स्ट 15 नंबर, इन द गिवन ग्राफ द आइसोथर्मल कर्व्स आर। ये कार्नोट साइकिल है, सारे बच्चे पहचानते होंगे इसको बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है, सारे बच्चों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा। ये कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल का ये जो पहला होता है आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल है। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये भी आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल, ठीक है। ये एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है। इसमें पूछा आइसोथर्मल कर्व है कौन सा, ए बी एंड सी डी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 15 के बाद बच्चे हम लोग 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। लैटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन फॉर 1 ग्राम वाटर इज 536 कैलोरी, इट्स वैल्यू इन जूल पर केजी फॉर 2 ग्राम वाटर। बच्चे सबसे पहली बात आप ये जानते हो कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 1 ग्राम के लिए, 2 ग्राम के लिए, 10 ग्राम के लिए, किसी वैल्यू के लिए वही होगा। इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। अगर आइस की बात करें तो आइस का लैटेंट हीट कांस्टेंट होगा, स्टीम का कांस्टेंट होगा। इसने दे रखा है कि लैटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन 536 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, पर ग्राम ये दे रखा है 536 कैलोरी। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 536 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर 2 ग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है, बट यूनिट यहाँ जो पूछ रखा है जूल पर केजी। तो जूल पर केजी के लिए कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए सारे बच्चे इन बात को समझते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। बट ग्राम को केजी में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जब आप मैनिपुलेट करेंगे दिस विल कम टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में ग्राफ जैसा आप देख रहे हो, सारे बच्चों ने पहले से भी स्टडी कर रखा होगा। फिगर शोज द टेम्परेचर वेरिएशन व्हेन हीट इज एडेड कंटिन्यूअसली टू ए स्पेसिमेन ऑफ आइस 20 ग्राम एट -20 डिग्री सी एट कांस्टेंट रेट। -20 डिग्री सी पर हीट सप्लाई किया जा रहा है। ग्राफ का ये पोर्शन ये बता रहा है कि टेम्परेचर -20 से इंक्रीज होकर 0 डिग्री सी हुआ है। फिर ये बता रहा है यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट को, स्टेट जब चेंज होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। बच्चे इसमें रेशियो निकालना है Q2:Q3। तो Q2 ये वैल्यू है और Q3 ये वैल्यू है। Q3 लैटेंट हीट से रिलेटेड होगा क्योंकि उसमें टेम्परेचर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और Q3 जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड होगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो Q2 का वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो Q2 का वैल्यू m/L, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर आप देखो कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जब बात करते हैं तो -20 डिग्री सी पर जो आइस है हीट करने के बाद वो 0 डिग्री सी पर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आइस है और आइस को हीट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा और ये पार्ट आपका आइस है, आइस मेल्ट करके वाटर में पहुंचेगा। फिर वाटर को हीट करेंगे तो इसमें टेम्परेचर पर आएगा। तो Q2 में mL जब लिखेंगे तो ये लैटेंट हीट आइस का हमें यूज करना होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करना होगा। यहाँ पर मास दे रखा है 20 ग्राम, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1600, ये वैल्यू 1600 कैलोरी Q2 आ गया। अब Q3 का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो Q3 के लिए बात करेंगे तो हीट करने से मास कंजर्वेशन से जितना मास यहाँ था उतना ही मास यहाँ पर होगा। तो Q3
Q3 का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो Q3 का वैल्यू होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर। मास 20 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर CGS यूनिट में 1 हम लोग कंसीडर करते हैं। राइज इन टेम्परेचर की बात करें तो 0 से 100, ये 100 आ गया, I mean 2000 वैल्यू ये है। ये 2000 वैल्यू जो हमने यहाँ पर दिखलाया है Q3 का, ये भी हमारा कैलोरी में ही होगा। अब रेशियो Q2 बाई Q3 करना है हमें, तो बच्चे Q2 बाई Q3 1600 डिवाइडेड बाई 2000, कैंसल आउट जो होता है कैंसल आउट करते हैं, 4/5, ये 4/5 इसका आंसर होगा, 4/5 बी नंबर ऑप्शन है। तो 17 का आंसर बी नंबर हम लोग करेंगे। इसके बाद 17 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर में ग्राफ को आप लोग केयरफुली देखें। ग्राफ में ABC ये 3 बात दे रखा है, ये टेम्परेचर और हीट का ग्राफ खींचा है। इसमें स्लोप की अगर बात करेंगे तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q, ये इस सारे स्ट्रेट लाइन का स्लोप वैल्यू होगा। बट इसमें पूछा गया है कि ABC में किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाइयर है। बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हाइयर होने के लिए हम सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तो देख लें, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा थीटा। इसमें फॉर सेम मास लिख रखा है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से तो मतलब नहीं है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा थीटा हो जाएगा। डेल्टा Q बाई डेल्टा थीटा, टेम्परेचर राइज को हमने डेल्टा थीटा लिखा है, आप डेल्टा T भी इसे लिख सकते हो। टेम्परेचर राइज के लिए डेल्टा थीटा या डेल्टा T दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये डेल्टा T बाई डेल्टा Q स्लोप है, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना कम होगा। अब इसमें हमें ये बताना है हाइयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे स्लोप कम है C का स्लोप सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C का होगा, इसलिए 18 नंबर का आंसर हमारा C होगा। 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं। 4 kg ice at -20 degree C is mixed with 10 kg water at 20 degree C. The final amount of water in the mixture would be। अच्छा, यहाँ पर केयरफुली देखें कि ये सारा यूनिट जो यहाँ पर दे रखा है आपको, ये कैलोरी में है, कैलोरी पर ग्राम में दे रखा है। यहाँ पर सारा का सारा केजी में दे रखा है। अगर हम ग्राम में ही सारे को कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये यूनिट हमारा सब ग्राम में दिया हुआ है, कैलोरी पर ग्राम में दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि आइस -20 डिग्री C पर है। जब इसको हम हीट करेंगे, यहाँ हीटिंग होगा कैसे, वाटर को जब मिक्सअप करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वाटर के साथ जब मिक्सअप करेंगे तो वाटर 20 डिग्री C पर है। वाटर कितने डिग्री C पर है, 20 डिग्री C पर वाटर है। वाटर 20 डिग्री C पर है और आइस -20 डिग्री C पर है। जब दोनों को मिक्सअप करेंगे तो ये हीट गेन करेगा और ये हीट लॉस करेगा। अब हमें ये देखना है कि ये मैक्सिमम हीट का गेन 0 डिग्री C तक आने में कितना करता है और ये 0 डिग्री C तक पहुंचने में हीट का मैक्सिमम लॉस कितना करता है। ये कैलकुलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इस गेन का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये Q1 इसे लिख लें और लॉस को हमने Q2 लिख लिया है।
तो Q1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज क्या कर लेंगे, Q1 इक्वल टू मास 4000 आइस -20 से 0 डिग्री सी पर जा रहा है। तो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दे रखा है 0.5 1/2। राइज इन टेम्परेचर 20 हो रहा है। ये Q1 का वैल्यू आ गया। यहाँ से Q2 का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो Q2 का वैल्यू कितना होगा, 20 से 0 जा रहा है वाटर, तो वाटर का अमाउंट 10 kg दे रखा है, तो 10 kg को ग्राम में रखेंगे 10,000 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 दे रखा है, टेम्परेचर का चेंज 20 दे रखा है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये 40,000 आता है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं तो 20 इंटू 10,000 20 इंटू 10,000 ये आ गया Q2 का वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 20,000 एंड 40,000। ये हीट रिलीज ज़्यादा कर रहा है और ये 0 डिग्री सी तक आने में हीट का यूटिलाइज 40,000 ही कर रहा है। इसने जो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर रखा है, वाटर ने जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज कर रखा है, उसमें ये 0 डिग्री सी पर जो आइस है ये आइस मेल्ट करना शुरू करेगा। अगर ये आइस मेल्ट करना शुरू करेगा तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि मेल्टिंग के लिए हीट कितना अवेलेबल है। तो Q2 माइनस Q1 16,000। तो ये 16,000 जो है Q2 माइनस Q1 16,000, ये अमाउंट 16,000 जो आप देख रहे हो, इससे अब आइस मेल्ट करेगा। बच्चे यहाँ से देखना है कि 1 ग्राम आइस को मेल्ट करवाने के लिए 80 कैलोरी हीट का जरूरत पड़ता है 1 ग्राम के लिए, राइट। तो निश्चित रूप से 80 कैलोरी से 1 ग्राम अगर मेल्ट कर रहा है तो 16,000 से कितना मेल्ट करेगा। तो यहाँ से क्लियर सा बात है कि 18 कैलोरी से 1 ग्राम आइस मेल्ट कर रहा है, तो 16,000 कैलोरी से 1/80 इंटू 16,000, ये आपका 2000 ग्राम आ रहा है, आई मीन 2 kg। पहले से वाटर कितना प्रेजेंट था, पहले से वाटर 10 kg था, और जब ये आइस का जो पार्ट है ये 4 kg आइस है, उसका 2 kg मेल्ट कर चुका है। तो 4 kg में 2 kg मेल्ट कर चुका है, तो ये 2 kg वाटर के अमाउंट को बढ़ा देगा। तो टोटल वाटर जो अवेलेबल होगा वो आपका पहले से प्रेजेंट अमाउंट 10 kg प्लस ये मेल्टेड अमाउंट 2 kg इक्वल टू 12 kg। ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट 19 के बाद 20 नंबर। Two liquids are at temperature 20 degree C and 40 degree C when same mass of both of them is mixed। दो लिक्विड है, दोनों का सेम मास को मिक्सअप किया गया है, एक 20 डिग्री सी पर है और दूसरा 40 डिग्री सी पर है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 32 डिग्री सी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट। यहाँ से हम ये देखें कि जो 20 डिग्री सी पर है और 40 डिग्री सी पर है, दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो जिसका टेम्परेचर लोअर है वो हीट गेन करेगा और जिसका टेम्परेचर हाईयर है वो हीट लॉस करेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का कॉमन टेम्परेचर ऑब्टेन्ड ना हो जाएगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर।
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा है कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 32 डिग्री सी। दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 32 डिग्री सी। इसका मास और इसका मास, दोनों का मास सेम हमें कंसीडर करना है। तो मास दोनों का स्मॉल एम कंसीडर कर लिया। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे ले लिया और इसका एस भी ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ये गेन कर रहा है हीट का, और ये हीट का लॉस कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए 32 माइनस 20 इक्वल टू एम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी 40 माइनस 32। एम से एम कैंसल आउट हो गया। एस ए अपॉन एस बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 12 2/3। यहाँ पर ऑप्शन में देखो 2/3 दे रखा है। तो इस तरीके से 20 का आंसर 2/3 हम लोग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। If a liquid takes 30 seconds in cooling from 95 degree C to 90 degree C and 70 seconds in cooling from 55 degree C to 50 degree C, then temperature of the room क्या होगा? यहाँ पर हम लोग ये कंसीडर करें 30 सेकेंड जो इसने दे रखा है, इस टाइम को हम लोग T1 कंसीडर करते हैं, और ये 70 सेकेंड जो दे रखा है इसको हम लोग T2 कंसीडर करते हैं। ये 95 डिग्री C को θ1 डिग्री C कंसीडर कर लेते हैं, इसको θ2 डिग्री C कंसीडर कर लेते हैं। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में θ3 और इसको हम लोग θ4 कंसीडर करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेट ऑफ कूलिंग आई मीन θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू K θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। θ0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ रूम जो कह रखा है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग θ0। θ1 का वैल्यू 95 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू K 95 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0। ये एक इक्वेशन हो गया। आप चाहें तो इसका और भी कैलकुलेशन कर लो। ये 5/30 हो जाएगा। K दिस वैल्यू इज 185/2 माइनस θ0। (185/2 minus θ0). दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 55 to 50। 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 70। ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा टेम्परेचर रेंज से, इसलिए K का वैल्यू हम सेम रखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट 55 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। फाइव डिवाइडेड बाई 70
इक्वल टू के 100 5/2 माइनस थीटा नॉट। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो थीटा नोट का वैल्यू सॉल्व करेंगे। सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, 5/30 एंड 5/70 इक्वल टू इसको हमने यहां से डिवाइड किया, अब इसको यहां से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 185/2 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 105/2 माइनस थीटा नॉट। फाइंड थीटा नोट। बच्चे यहाँ से थीटा नोट का वैल्यू सॉल्व कर लो, ये कैलकुलेशन आप करोगे, आंसर आपका ये आएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, एट टेम्परेचर T वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट वेवलेंथ lambda नोट। एट टेम्परेचर 2T it will be maximum wavelength will be maximum at wavelength। जैसा कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2। तो लैम्डा नोट का वैल्यू ये दे रखा है, T1 के बदले T दे रखा है, λ2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर 2T लिख रखा है। T से T यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, λ2 इक्वल टू λ0/2। तो इस तरीके से इसका आंसर 22 का सी नंबर होगा। नेक्स्ट 23 नंबर, में VRMS, V एवरेज एंड VMP आर रूट मीन स्क्वायर एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स of a gas obeying Maxwell's velocity distribution. Which of the following statements is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सारे बच्चे क्लासरूम के स्टडी से समझते होंगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। और जिन बच्चों को लगता है कि ये कैसे होगा, वैसे सारे बच्चों को सजेशन है कि फार्मूला माइंड कर लें। VRMS इक्वल टू 3RT/, कैपिटल M, V एवरेज इक्वल टू 8/π RT/, कैपिटल M, एंड V मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू √2 RT/, कैपिटल M। इसका रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, the pressure exerted by gas is P0. If the mass of molecules become half and their velocities become double, then pressure will become। बच्चे क्लासरूम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेशर एंड वेलोसिटी रिलेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में P इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू V²। डेंसिटी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास की बात करें तो एक गैसियस मॉलिक्यूल का मास स्मॉल लेटर m हमने कंसीडर कर लिया। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई v, वॉल्यूम हो गया, स्मॉल लेटर v वेलोसिटी हो गया। प्रेशर गैसियस मॉलिक्यूल के मास पर भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। सवाल में लिख रखा है कि मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम हाफ एंड देयर वेलोसिटी बिकम डबल। तो यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv², P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/2
2v²। अब यहाँ से क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि P'/P इक्वल टू 4v² डिवाइडेड बाई 2v² इक्वल टू 2, P' इक्वल टू 2p। इसका मतलब ये प्रेशर का वैल्यू 2p0। सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में 2 कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन मॉलिक्यूलर गैस एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर ए और बी, कंटेनर 2 है, ए और बी गैस है, टेम्परेचर सेम दे रखा है। मास ऑफ द मॉलिक्यूल पहले कंटेनर में ma का है, दूसरे में mb का है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम pa, जब हम pa की बात करते हैं तो ये ma इंटू va हो जाएगा, और pv की बात करेंगे तो mb इंटू vb हो जाएगा। हमें रिलेशन पूछा गया है, तो सबसे पहली बात pa इक्वल टू ma एंड वेलोसिटी की बात लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 3kTym a। तो इसको कैंसिलेशन के बाद Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m a, चूँकि टेम्परेचर सेम दे रखा है। सिमिलर वे में मोमेंटम b का लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb हो जाएगा। तो Pb/Pa इक्वल टू स्क्वायर रूट mb/ma। यहाँ से Pb इक्वल टू ये Pb का रिलेशन या Pa का रिलेशन, यहाँ पर जितने भी है पहले Pa दे रखा है तो यहाँ से Pa ही हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो Pa इक्वल टू Pb स्क्वायर रूट ma डिवाइडेड बाई mb। ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फॉर ए डायटोमिक गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली, देन U1 इज टू U2 इज। डायटोमिक गैस दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर आई मीन डेल्टा टी। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी का रिलेशन एन सी भी डेल्टा टी से होता है, तो एन सी भी इंटू डेल्टा टी। तो U1 एंड U2 का रेशियो लिखना है। तो डायटोमिक गैस के लिए दिया हुआ है, फॉर ए डायटोमिक गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली। U1 एंड U2 का रेशियो, चूंकि गैस तो डायटोमिक ही है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी के लिए चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा टी ही होता है। तो यहाँ पर NCV डेल्टा टी दोनों ही केसेज में हम लिखेंगे NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। तो ये रेशियो 1/1, मतलब इसका आंसर 1:1 होगा। 26 का आंसर 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ऑन मिक्सिंग 1 मोल ऑफ ए मोनोएटोमिक विथ 1 ग्राम मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस। मोनोएटोमिक गैस को डायटोमिक गैस के साथ मिक्सअप किया जा रहा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका CV ऑफ द मिक्सचर पूछा गया है। 1 ग्राम मोल ऑफ ए मोनोएटोमिक विथ 1 ग्राम मोल ऑफ ए डायटोमिक। ये नंबर ऑफ मोल इसका भी 1 है और नंबर ऑफ मोल इसका भी 1 ही है। फॉर्मूला इसका N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस
N2। नंबर ऑफ मोल सेम होने की वजह से इसको इक्वल वैल्यू लिखेंगे, तो CV1 प्लस CV2 डिवाइडेड बाई 2। CV1 प्लस CV2 डिवाइडेड बाई 2 पहले गैस के लिए मोनोएटोमिक दे रखा है, तो ये R अपॉन, या साइड में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, CV1 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1 R डिवाइडेड बाई गामा 1 का वैल्यू मोनोएटोमिक के लिए सारे बच्चे समझते होंगे, 5/3 माइनस 1, देन 3R/2 एंड CV2 का वैल्यू R डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1, देन दिस वैल्यू इज R डिवाइडेड बाई 7/5 डायटोमिक के लिए 7/5 माइनस 1। ये CV1 और CV2 का ये वैल्यू 3R/2 प्लस CV2 5R/2 डिवाइडेड बाई 2। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8R/4 इक्वल टू 2R। आंसर इज C। During the process AB of an ideal gas, change in volume of gas is 0। यहाँ पर AB प्रोसेस के बारे में हम लोग क्या जस्टिफाई करेंगे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दे रखा है। P जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस का ये रिलेशन दे रखा है, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0। क्लियर सी बात है, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ये करेक्ट है। बट डेंसिटी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट की बात किया जा रहा है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम द T एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये करेक्ट तो है, बट अब हमें ये चेक करना होगा क्या B और C भी करेक्ट है। तो बच्चे डेंसिटी ऑफ द गैस की अगर हम बात करें, तो रिलेशन PM इक्वल टू ρRT, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दे रखा है, तो P/T का वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्लियरली डेंसिटी का वैल्यू PM/RT है। तो P/T कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इट मीन्स डेंसिटी भी हमारा कांस्टेंट होगा। P/T कांस्टेंट, M कांस्टेंट, R कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। B भी सही है। अब देखो, नीट में एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट हो रहे हैं A और B, तो ये D ऑल ऑफ डीज की ओर जा रहा है। बट सीखने के पर्पज से अगर आपको C को भी एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन AB फ्रॉम द T एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से P भी इक्वल टू NRT से हम लोग सोचें, तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप P/T हो जाएगा। P/T इक्वल टू NR/V। चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो ये P/T जो कि दिए गए ग्राफ में P/T स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस स्लोप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। C भी करेक्ट। अगर तीनों करेक्ट है देन फाइनल आंसर हमारा D होगा। नेक्स्ट 29 नंबर, the translational kinetic energy of molecules of 1 mole of a monoatomic gas is U equal to 3N kT/2. The value of molar specific heat of gas under constant pressure. Under constant pressure molar specific heat capacity Cp का वैल्यू हम लोग लिखते हैं R डिवाइडेड बाई गामा-1, गामा R अपॉन गामा-1। बच्चे अगर यहाँ पर गामा का वैल्यू हमें पता हो तो Cp का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी U इक्वल टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से ½ kT होता है। तो यहाँ पर
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो ये 3/2 इंटू हाफ kT। तो एक गैसियस मॉलिक्यूल का ये हाफ kT हो गया और ये 3 हो गया। तो यहां से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें कहा गया है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT होता है। और चूंकि ट्रांसलेशनल में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू F आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में भी चाहें तो हम डायरेक्टली इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में गामा -1 इक्वल टू 2/F होता है, और F अगर 3 ले लेते हैं तो ये 2/3। तो गामा -1 इक्वल टू 2/3, गामा इक्वल टू 1 + 2/3, 5/3। अब ये गामा और गामा -1 का वैल्यू यहां पर हम लोग पुटअप कर लें। तो ये गामा का वैल्यू 5/3R एंड गामा -1 का वैल्यू 2/3, 5/2R। 29 के बाद 30 नंबर। The molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively. If gamma equal to Cp upon Cv and R is the universal constant, then Cv is equal to, बच्चे इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये Cv का डायरेक्ट फार्मूला होता है R upon गामा -1, आप लोगों ने क्लासरूम में भी पढ़ रखा होगा। The molecules of a given mass of a gas has RMS velocity of 200 meter per second at 20 degree C and pressure value this. When the temperature and pressure of the gas are respectively 127 degree C and this, the RMS velocity of its molecules is. सबसे पहला बात हम ये समझे कि RMS वेलोसिटी जब हम लोग लिखते हैं तो RMS वेलोसिटी प्रेशर के टर्म में या तो हम लिख सकते हैं या तो टेम्परेचर के टर्म में। बट यहाँ पर प्रेशर की बात है तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करते हुए यहाँ पर ये लिया गया है, और यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री सी से ये लिया गया है। तो या तो हम इसके फॉर्म में सॉल्व करें या तो इसके फॉर्म में सॉल्व करें, रिजल्ट हमारा एक ही आएगा, रिजल्ट पर कोई फर्क हमें नहीं पड़ना है। तो भी RMS फर्स्ट केस में 200 दे रखा है, दिस इज इक्वल टू T2/T1। तो ये 400 डिवाइडेड बाई 300। V डैश RMS कैलकुलेट करना है, V डैश RMS डिवाइडेड बाई VRMS 200 इक्वल टू 400 2/√3, then V dash RMS equal to 400 divided by √3. Answer is B. 32 नंबर में a gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. एक मोनोएटॉमिक गैस है, दूसरा डायटोमिक गैस है। Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is. सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। जब मिक्सचर की हम बात करते हैं तो मिक्सचर का इंटरनल एनर्जी इंडिविजुअल U1 + U2, नंबर ऑफ मोल इसका दे रखा है तो N1 CV1 T + N2 CV2 T। बच्चे यहाँ पर बेसिकली N1 N2 दे रखा है, हमारा ड्यूटी क्या है CV1 एंड CV2 कैलकुलेट कर लेना। तो CV1 को अगर साइड में यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो CV1 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा -1। ये मोनो एटोमिक गैस दे रखा है 4 मोल्स और डायटोमिक दे रखा है 2 मोल्स। तो पहला हम अगर डायटोमिक को लेकर चल रहे हैं, दिस इज 7/5 -
1, दिस इज इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाई 2। CV2 की अगर बात करें तो r डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1, r डिवाइडेड बाई गामा 2 सेकेंड हमारा मोनोएटोमिक है, 5/3 माइनस 1, देन दिस इज 3r डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ये पुटअप करते हैं तो N1 का वैल्यू 2 है, CV1 का वैल्यू 5r/2 है T, प्लस N2 का वैल्यू नंबर ऑफ मोल 4 है, CV2 का वैल्यू यहाँ से भी हमने कैलकुलेट किया 3r/2T, 2 से 2 यहाँ कैंसल आउट, यहाँ कैंसल आउट, 5r प्लस 6r इंटू T, 11RT। यहाँ पर 11RT आपका आंसर हो गया। इसके बाद 33 नंबर में हम लोग चलते हैं। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटोमिक गैसेज। मोनोएटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 होता है, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ½ kT होता है। तो बच्चे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के वजह से 3/2 kT होगा, ये डायरेक्ट हमारा आंसर है। इसके बाद 34 नंबर, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइस कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। चलो आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लो, सारे बच्चों ने पहले भी तो देखा ही होगा सॉल्यूशन के वक्त। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा ये मैचिंग बिल्कुल सही जा रहा है। फिर आप देखो, प्रेशर एग्जर्टेड बाई आइडियल गैस, तो प्रेशर के टर्म में आइडियल गैस का ये 1/3 N mv², सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एंड इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ½ kT, यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ½ kT, तो 3/2 kT ये कर लेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ ए 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, तो टोटल एनर्जी 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस में अभी अभी हमने पीछे वाला सवाल में भी कैलकुलेट किया था, और अगर आप फिर से चाहो तो डायटोमिक के लिए CV का वैल्यू r डिवाइडेड बाई 7/5 माइनस 1, ये 5r/2 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू NCV इंटू T, तो 5/2RT होगा। 1 मोल की अगर बात करें, सवाल में हालांकि ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, तो पर मोल जैसा कि ऑप्शन दे रखा है, तो ये आ जाएगा इसका टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब मैचिंग से बच्चे देखना है, A का Q आ रहा है, तो A का Q हमें इसमें नज़र आ रहा है और इसमें नज़र आ रहा है, तो हमारा नज़र B और C पर होना चाहिए। लेकिन अब आगे क्या है, B का P आ रहा है, तो B का P इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहीं पर COK हो रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट 35 नंबर, द वर्क डन बाई आइडियल मोनोएटोमिक गैस अलोंग द साइक्लिक पाथ LMNOL। बहुत आसान सा सवाल है, सारे बच्चे आप लोगों ने पहले से भी इसको किया होगा। बेटा ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें कोई वर्क नहीं होगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें कोई वर्क नहीं होगा, वर्क इसमें और इसमें होगा। लेकिन जहाँ साइक्लिक प्रोसेस की बात होता है तो हम सीधे इसका एरिया क्यों ना कैलकुलेट कर लें, और इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 4p माइनस 2p, 4p माइनस 2p 2p है, और ये 3v माइनस v 2v है, देन ये क्या है 4pv है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, सारे बच्चों ने देख लिया। नेक्स्ट 36 नंबर, द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंथ, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, ये क्लास का पढ़ा हुआ थ्योरी है, थ्योरेटिकल टाइप का ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे।
For a thermodynamic process, delta Q equal to minus of 50 calorie and W equal to minus 20 calorie. If the initial internal energy is minus 30 calorie, the final internal energy. सारे बच्चे इस बात को समझते होंगे कि डेल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है। डेल्टा Q माइनस 50 है, फाइनल इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा गया है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी माइनस 30 इसने दे रखा है और वर्क का वैल्यू माइनस 20 दे रखा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रिजल्ट U फाइनल इक्वल टू माइनस 50 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 20 और ये फिर हो जाएगा प्लस 30। ये साइड जब आएगा तो माइनस 30 आ जाएगा। अब ये देखो माइनस 50 एंड माइनस 10 माइनस 60 कैलोरी आ रहा है। माइनस 60 कैलोरी, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सारे बच्चों ने देख लिया। बेटा आगे देखते हैं 38 नंबर, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबेटिक चेंज। तो एडियाबेटिक चेंज में सारे बच्चे क्लासरूम का पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैं जो लिखता हूँ T अपॉन गामा अपॉन P गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक ये रिलेशन आपका आ रहा होगा। सारे बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद यहाँ से आप देखो फॉर डायटोमिक गैस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर T इज गिवन बाई दिस, देन वैल्यू ऑफ C विल बी, C का वैल्यू क्या होगा। ब्रैकेट में दे रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस है। बच्चे अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में P और T के बीच का रिलेशन जस्ट हम लोग ये लिख सकते हैं T का पावर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का पावर गामा माइनस 1। अब हमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC करने के लिए इसको इधर ले आए या इसको इधर ले जाओ। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T गामा अपॉन गामा माइनस 1, बट इसने क्या लिख रखा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC, तो C इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। देन वैल्यू ऑफ C विल बी, गैस हमारा क्या है डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए 7/5 और ये 7/5 माइनस 1, तो 7/5 2/5 7/2, C इक्वल टू 7/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बच्चे। 40 नंबर, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। बच्चे यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात बोला है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ प्रेशर और टेम्परेचर का होगा क्या। तो सारे बच्चे जानते हैं बेटा कि T V गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का पावर गामा माइनस 1। वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, ये ऑप्शन दिखला रहा है आपका। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है फिर प्रेशर के साथ, तो प्रेशर के साथ क्या होगा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशन सारे बच्चे जानते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V का पावर गामा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर भी घटेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज एंड डिक्रीज दोनों बी नंबर ऑप्शन में हमें मिल रहे हैं, इसलिए आंसर इसका बी नंबर करेक्ट है। 41 नंबर, an iron rod of length 4 meter rests on a smooth horizontal floor. If the rod is heated from 0 degree C to 40 degree C, find the longitudinal strain developed. बेटा इसके आंसर 0 होंगे चूंकि ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लिख रखा है और कहीं से रॉड को फिक्सअप नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। सारे बच्चे अपने क्लासरूम में पढ़ रखे होंगे कि इसका आंसर 0 होगा। आपको कंफ्यूज इससे नहीं करना है कि लीनियर थर्मल स्ट्रेन इज अल्फा डेल्टा थीटा। कुछ बच्चे इससे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो 10 का पावर -5 और डेल्टा थीटा 40 माइनस 0, तो ये 40 इंटू 10 का पावर -5, तो शायद आप ये रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाते हैं। तो यहाँ से आप देखो 4 मीटर दे रखा है, तो इससे आप मैनिपुलेट करते हैं अल्फा डेल्टा थीटा,
लीनियर थर्मल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर थर्मल स्ट्रेन, वही आपसे पूछा गया अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको लगेगा कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे नन की ओर जा रहे हैं। बेटा ये नहीं जाना है, क्लास के कॉपी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट के केस में ये 0 होगा। Two spheres made of same substances have diameters in the ratio 1:2. Their thermal capacities are in the ratio of. थर्मल कैपेसिटीज की अगर हम बात करें तो थर्मल कैपेसिटीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा थीटा, और Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, जहाँ पर डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर है बच्चे, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। डायमीटर्स का रेशियो दे रखा है, टू स्फेयर्स मेड ऑफ सेम सब्सटेंस। बच्चे सेम सब्सटेंस का मतलब आप यहाँ क्या यूज करोगे? सेम सब्सटेंस का मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू सेम है, तो थर्मल कैपेसिटी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायमीटर सेम दे रखा है, मटेरियल सेम होने की वजह से, स्फेयर सेम सब्सटेंस का होने की वजह से डेंसिटी सेम होगा। देन थर्मल कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर या रेडियस का पावर 3 का होता है, तो ये d का पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें देख लो यहाँ से रेशियो क्या आएगा, थर्मल कैपेसिटी फर्स्ट केस में डिवाइडेड बाई थर्मल कैपेसिटी सेकेंड केस में, ये डायमीटर का रेशियो d1 बाई d2 का होल क्यूब 1/2 है, तो ये 1/8 होगा। ऑप्शन नंबर बी है। 42 के बाद 43 नंबर हम लोग देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री C इंटू स्टीम एट 100 डिग्री C। सारे बच्चे इन बातों को समझते होंगे कि अगर आइस को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आइस को हीट करेंगे, आइस 0 डिग्री C पर है, जब इसको हीट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा, तो जो हीट सप्लाई हम करेंगे उससे ये वाटर में कन्वर्ट होगा, ये लैटेंट हीट उस समय यूज करेगा। Q1 इक्वल टू एम इंटू LF लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये आइस जितने भी ग्राम का है 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही रहेगा, बट ये आइस मेल्ट करता हुआ वाटर बनेगा। फिर जब टेम्परेचर को कंटिन्यू रखेंगे तो ये वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़कर 100 डिग्री C तक हो जाएगा, और ये 100 डिग्री C तक वाटर ही रहेगा, 0 डिग्री C से वाटर 100 डिग्री C। इस समय जो हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा 100 माइनस 0। लेकिन वाटर को जब हीट करेंगे तो इसके बाद ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगा तो Q3 अमाउंट जो होगा दिस इज m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, m इंटू 536 कैलोरी पर ग्राम। हो सकता है बुक टू बुक डिफर करता है, 536 के जगह पर 540 कैलोरी भी बहुत सारे बुक में लिखता है, बट उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, चूँकि ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो नियर अबाउट 536 540 लेकर आप चलें, रिजल्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पर m इंटू LF, m इंटू SW 100 माइनस 0, m 536, देन टोटल हीट इज इक्वल टू Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का वैल्यू m इंटू LF, मास कितना होगा 1 ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। Q2 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 इंटू 100। Q3 का वैल्यू 1 इंटू 536। हमने 536 नियर अबाउट लिया है,
540 भी आप ले सकते हो, 180 इसको आप एडअप कर लो बच्चे, तो 636 प्लस 80, ये 716 के नियर अबाउट आ रहा होगा, 716। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने 540 भी यूज कर लिया, कोई इशू नहीं, चूंकि कुछ बच्चे क्लासरूम में ऐसा पढ़ रखे होंगे, तो बेटा उसके नियर अबाउट आंसर यही है, दूसरा ऑप्शन इसमें होने का कोई चांस नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। 43 के बाद 44 नंबर, 10 gram of ice at 0 degree C is mixed with m gram of water at 50 degree C. What is the minimum value of m so that ice melts completely? आइस completely melt कर जाए, इसके लिए वाटर का कितना ग्राम यूज करना होगा हमें? बच्चे इसमें क्लियर है कि आइस के मेल्टिंग में वाटर के द्वारा जो रिलीज्ड हीट है उसी का रोल आ रहा है। तो वाटर जो मैक्सिमम हीट रिलीज कर सकता है उसको आप कैलकुलेट कर लो, और यहाँ से आप देखो आइस जब मेल्ट करेगा तो इसके मेल्टिंग के लिए टोटल हीट कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आइस जब मेल्ट करेगा तो इसके मेल्टिंग के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो वाटर ही सप्लाई करेगा। इसका मतलब हीट गेन बाई आइस इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाई वाटर। अब यहाँ पर मास 10 है, मेल्ट करेगा तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा, मास ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस 50 - 0 है। बच्चे एम का वैल्यू यहाँ से 10 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 और डिवाइडेड बाई 50, 16 ग्राम। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर, इसमें आप देखो कि कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज K1 एंड K2। एक को K1 आप कंसीडर कर लो, दूसरा आपका K2 है। कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। जिन बच्चों को स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लास से याद है आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट बेसिक बातें ये है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू लिखेंगे तो L डिवाइडेड बाई K1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L डिवाइडेड बाई K2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल लेंथ इसका L प्लस L 2L हो जाएगा। तो यहाँ पर 2L डिवाइडेड बाई K इंटू ए हो जाएगा, एरिया कैंसल आउट हो जाएगा, लेंथ कैंसल आउट हो गया, 2/K इक्वल टू 1/2K प्लस 1/4K। एलसीएम इसका कंसीडर कर लो 4K, 2 + 1 3/4K, देन K इक्वल टू 8K/3। ये आंसर बी नंबर होगा।